दोस्तों, ये स्टोरी का 23वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। रुद्र, आराध्या, सिद्धार्थ, वैशाली और अंबिका सब ने प्लेन में बोर्ड कर लिया था और वह सब सार्थक का इंतजार कर रहे थे। वह कहाँ है? सिद्धार्थ ने डिसपॉइंटेड के साथ कहा। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। रुद्र ने कहा। अन्ना, क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ है? सिद्धार्थ ने पूछा। अंबिका ने कंधे उचकाए और कहा, मुझे नहीं पता। तभी हाथों में बैग लिए सार्थक फ्लाइट के अंदर आ गया। सिद्धार्थ ने आंखें मूंद ली और कहा, अरे देखो मिस्टर सार्थक यहाँ है। आई एम सॉरी फॉर लेट। सार्थक ने बैग को टेबल पर रखते हुए कहा। यह क्या है? इसमें से अजीब स्मेल आ रही है। आराध्या ने कहा। डॉगी की तरह सूंघते हुए वैशाली ने कहा, मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही है। बैग से फ्रेश मेड सैंडविच निकालते हुए सार्थक ने कहा, मैं तुम सभी के लिए स्पाइसी चिकन सैंडविच लेकर आया हूँ। जैसे ही आराध्या के नाक में उस सैंडविच की खुशबू गई, उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। जब सार्थक सभी को सैंडविच दे रहा था, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे तो यह अन्ना का फेवरेट हुआ करता था। सिल्वर पैकेट को हटाते हुए सार्थक ने अंबिका को एक सैंडविच दिया और कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। अन्ना मुस्कुराई। सैंडविच से एक बाइट लेते हुए अंबिका ने कहा, इसका टेस्ट अभी वैसा ही है। इस बीच आराध्या अपना मुंह ढककर वॉशरूम की ओर दौड़ी। उसे देखकर रुद्र भी अपनी सीट से उठा और उसके पीछे चला गया। उसे क्या हुआ? वैशाली उठी और बाथरूम की तरफ जाते हुए पूछा। वॉशरूम के अंदर आराध्या वॉश बेसिन के सामने खड़ी थी और रुद्र उसका पीठ सहला रहा था। आराध्या, तुमने क्या खाया? वैशाली ने पूछा। ठंडे पानी से अपना चेहरा धोते हुए आराध्या कुछ बेहतर महसूस करने लगी। मुझे नहीं पता, मुझे सैंडविच की खुशबू पसंद नहीं है। आराध्या ने कहा, लेकिन वह सैंडविच टेस्टी है। वैशाली ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन उस सैंडविच के बारे में सोचकर भी मुझे अजीब लग रहा है। रुद्र, क्या आपने वह सैंडविच नहीं खाया? आराध्या ने पूछा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैंने नहीं खाया। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको किस करूं तो वह मत खाना। आराध्या ने अपनी बाहों को रुद्र की कमर के चारों ओर लपेटने से पहले कहा। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम वापस जाना चाहती हो? रुद्र ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं बस थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही हूँ। क्या प्लीज आप उस सैंडविच को वहां से हटा देंगे? ठीक है, तुम वैशाली के साथ यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। रुद्र ने कहा। बाथरूम से बाहर आकर रुद्र ने उस बैग को पकड़ लिया जिसमें अभी भी 4 से 5 सैंडविच थे। रुद्र ने उसे एक क्रू मेंबर को देते हुए कहा, इसे यहाँ से ले जाओ। अरे अन्ना, वह फेवरेट है। सार्थक ने कहा। मेरी वाइफ को तुम्हारी बेवकूफ सैंडविच की वजह से उल्टी आ रही है। रुद्र ने कहा। क्या ऐसा पहली बार हुआ है? अंबिका ने सैंडविच का आखिरी पीस अपने मुंह में डालने से पहले पूछा। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह पहली बार नहीं है। पिछली बार ऐसा कुछ हुआ था जब वह मेरे ऑफिस में थी। अंबिका ने कुछ सोचकर अपनी भौं ऊपर उठाई लेकिन कुछ नहीं कहा। सर, हम टेक ऑफ करने वाले हैं, इसलिए प्लीज अपनी सीट बेल्ट बांध ले, एक क्रू मेंबर ने कहा। आराध्या, तुम अंदर आ सकती हो। रुद्र ने कहा। क्या आपने सारे सैंडविच हटा दिए? आराध्या ने पूछा। हाँ, मैंने हटा दिए। रुद्र ने कहा। क्या आपको यकीन है? आराध्या ने फिर पूछा। सिद्धार्थ जिस सैंडविच को छिपाने की कोशिश कर रहा था, उसे छीनते हुए रुद्र ने एक क्रू मेंबर को दिया और कहा, हाँ बेबी। आराध्या ने एक राहत की सांस ली और फिर वैशाली के साथ बाथरूम के बाहर आ गई। रुद्र को गले लगाते हुए आराध्या ने कहा, थैंक यू डियर, आपने बहुत अच्छा किया। सीट से उठकर अंबिका ने आराध्या के माथे को छुआ और पूछा, क्या तुम ठीक हो? आराध्या ने सिर हिलाया। तुम्हें ऐसा कब से लग रहा है? मेरा मतलब है कि तुम्हें कब से उल्टी आने लगी है? अंबिका ने पूछा। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह पहली बार नहीं है। ऐसा कई बार हुआ है। आराध्या ने कहा। बहुत बार। रुद्र चिल्लाया। आपको क्यों चिंता हो रही है? क्या तुम मुझे बहरा बनाने का प्लान बना रहे हो? आराध्या ने गुस्से में कहा। सॉरी बेबी, लेकिन तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि यह दूसरी बार है। रुद्र ने कहा। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे लगता है कि मुझे किसी टाइप की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। अगर मैं कुछ मेडिसिन लेती हूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगी। आराध्या ने कहा। क्या हुआ आराध्या? क्या तुम रात को सोई नहीं? सोई थी।
अंबिका ने उसे देखते हुए पूछा। हाँ, मैं सोई थी लेकिन मुझे फिर से नींद आ रही है, आराध्या ने आंखें मलते हुए कहा। यह सुनकर अंबिका के होंठ थोड़ा मुड़े हुए थे, लेकिन कुछ भी कंफर्म किए बिना उसने कुछ नहीं बताने का डिसाइड किया। ठीक है, चलो बैठ जाते हैं, फ्लाइट जल्दी ही टेक ऑफ करने वाली है। रुद्र ने अपनी आधी सोई हुई वाइफ को सीट बेल्ट बांधने में हेल्प करते हुए कहा। अंबिका भी अपनी सीट पर बैठ गई और अपनी सीट बेल्ट बांध ली। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मुझे सच में लगता है कि यह सिर्फ एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, सार्थक ने कहा। अंबिका उसे देखने लगी और कहा, क्या कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने पर मोटी हो जाती हो? क्या किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने से ज्यादा नींद आती है? अपने दिमाग का यूज करो सार्थक। लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, इसीलिए मैं उन्हें अभी कुछ नहीं बताना चाहती। मैं उसके कुछ टेस्ट करना चाहती हूँ, इसलिए जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तब तक चुप रहो। जैसा आप कहती हैं मैडम, सार्थक ने कहा। दूसरी ओर जैसे ही रुद्र ने आराध्या की सीट बेल्ट बांधी, उसने अपने हाथों को उसकी बाहों में लपेट लिया और सो गई। सफर काफी लंबा था, उन्हें सबसे पहले आइलैंड के पास के एक कंट्री में टेक ऑफ करना पड़ा। इसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए आइलैंड पर जाना पड़ा। और कितना टाइम लगेगा? वैशाली ने पूछा, क्योंकि वह बोर हो रही थी। आराध्या के सोने के बाद रुद्र ने किसी को भी बात करने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि उसे डर था कि आराध्या की कीमती नींद में खलल पड़ेगा। एक बिजनेस मैगजीन फिल्म करते हुए सिद्धार्थ ने कहा, हम शाम तक वहां पहुंच जाएंगे। इतनी देर? वैशाली ने पूछा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। हाँ, इतनी देर। सिद्धार्थ के गाल थपथपाते हुए वैशाली ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वहां पर हम सनसेट के पहले पहुंच जाएंगे? क्यों? सिद्धार्थ ने पूछा। असल में मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर एक कपल एक आइलैंड पर सनसेट के टाइम एक दूसरे को किस करते हैं तो वह हमेशा के लिए एक साथ रहते हैं, वैशाली ने कहा। मैंने इस तरह की बुक के बारे में कभी नहीं सुना, सिद्धार्थ ने कहा। हो सकता है क्योंकि तुम लोग रोमांटिक नावल नहीं पढ़ते हो, वैशाली ने कहा। तो हम सबको एक साथ ट्राई करना चाहिए, वैशाली ने एक्साइटमेंट में कहा। उधर जब रुद्र ने सनसेट के टाइम पर अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को किस करने के बारे में सोचा तो वह मुस्कुराया और कहा, मुझे लगता है कि हम इसे ट्राई कर सकते हैं। सिद्धार्थ ने भी सहमत में सिर हिलाया। सार्थक ने भी अंबिका की ओर अपना सिर घुमाया, लेकिन जब उसने अंबिका का एक्सप्रेशन लेस चेहरा देखा तो उसकी सांसें थम गई। मैडम, आपका सेब, एक क्रूर अटेंडेंट ने कहा। सेब को ट्रे से निकाल कर अंबिका उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगी। क्या आप चाहती हैं कि मैं इसे आपके लिए छीलूं? क्रू मेंबर ने कहा। अंबिका ने ना में सिर हिलाया। फिर सार्थक को सेब देते हुए अंबिका ने कहा, प्लीज इसे मेरे लिए छील दो। सेब को अपने हाथ में लेते हुए सार्थक अजीब तरह से मुस्कुराया और सेब को ध्यान से छीलने लगा, जैसे ही दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। सिद्धार्थ, जो चुपचाप उन्हें देख रहा था, मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह वेकेशन इंटरेस्टिंग होने वाली है, वह खुद बड़बड़ाया। उसके गालों को किस करते हुए वैशाली ने धीमी लेकिन सेडक्टिव वॉइस में कहा, मैं यह कंफर्म करती हूँ कि तुम यह वेकेशन कभी नहीं भूल पाओगे। दूसरी ओर मल्होत्रा मेंशन कीर्ति के साथ कुछ देर बात करने के बाद कुणाल अपनी मीटिंग के लिए निकल गया, लेकिन जाने से पहले वह कुछ बातें कीर्ति को अच्छी तरह से समझा गया। अगर कुछ होता है तो तुरंत मुझे कॉल करना, कुणाल ने कहा। कीर्ति ने सिर हिलाया। और अकेले बाहर मत जाना, कुणाल ने कहा। कीर्ति ने सिर हिलाया। तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को यहाँ पर क्यों नहीं बुलाती? कुणाल ने कहा। कीर्ति मुस्कुराई और पूछा, वाह, लेकिन क्या अजीब नहीं है? कुणाल ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम रात में अकेले रहो, और हाँ, मैं अभी भी उसे पसंद नहीं करता। कीर्ति ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं उसे अपने साथ यहाँ पर बुलाती हूँ। उसके माथे पर किस करते हुए कुणाल बेमन से अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए निकल गया। कुणाल के वहां से जाने के बाद कीर्ति ने निशा को फोन किया और उसे यहाँ पर आने के लिए कहा, जिस पर वह खुशी खुशी राजी हो गई। मैं तुम्हें लाने के लिए किसी को भेज देती हूँ, कीर्ति ने कहा और फिर कॉल कट कर दिया। उसने देखा कुणाल उसे मैसेज कर रहा है। कुणाल, क्या तुमने उस अजीब लड़की को फोन किया? कीर्ति ने हाँ कहा। कुणाल ने कहा, ओके। कीर्ति, आई लव यू कुणाल, आई लव यू। कुणाल ने मीटिंग हॉल की तरफ जाने से पहले एक गहरी सांस ली। पता नहीं क्यों, लेकिन मल्होत्रा मेंशन से निकलने के बाद यह बहुत असहज महसूस कर रहा था। जय, क्या हम इस मीटिंग को छोटा कर सकते हैं? कुणाल ने कहा। जय ने अपना सिर हिलाया और कहा, अरे सर, मुझे नहीं लगता कि यह पॉसिबल है, लेकिन मैं इसे जल्दी करने की कोशिश करूंगा। कुणाल ने सिर हिलाया और अंदर चला गया।
वहीं दूसरी तरफ जब तक वह सब उस कंट्री तक पहुंचे तब तक दोपहर के 3 बज चुके थे। जब वह उतरने वाले थे, रुद्र ने आराध्या को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठी। हल्के से आराध्या के कंधों को हिलाते हुए रुद्र ने कहा, आराध्या उठो, हम उतरने वाले हैं। रुद्र के कंधों पर सर रखते हुए आराध्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कहा, हम इतनी जल्दी आ गए? जल्दी? तुम्हें पता भी है तुम पिछले 6 घंटे से सो रही हो, वैशाली ने कहा। क्या? आराध्या हैरानी से बोली। फिर उसने रुद्र की ओर मुड़ते हुए कहा, आपने मुझे क्यों नहीं जगाया? तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। और वैसे भी कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर सोने के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकती ना? रुद्र ने कहा, हमारी फ्लाइट लैंड करने के बाद हम यहाँ से हेलीकॉप्टर से आइलैंड पर जाएंगे। सार्थक ने कहा, हम वहां पर सनसेट के पहले पहुंच जाएंगे ना? वैशाली ने पूछा। हाँ, उम्मीद है, सार्थक ने कहा। सनसेट क्यों? आराध्या ने पूछा। वैशाली ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कुणाल की मीटिंग खत्म होने के बाद वह जल्दी से कार में बैठ गया और कीर्ति का नंबर डायल किया, लेकिन जब कीर्ति ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया तो उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसने 2-3 बार और ट्राई किया, लेकिन रिजल्ट वही आ रहा था। उसने ड्राइवर को मल्होत्रा मेंशन की तरफ ड्राइव करने के लिए कहा। मल्होत्रा मेंशन। जब कुणाल मल्होत्रा मेंशन के बाहर पहुंचा तो उसने देखा एंट्रेंस गेट के सामने 2 आदमियों के साथ एक आदमी खड़ा है। उस आदमी की ओर बढ़ते हुए कुणाल ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? जब उस आदमी ने कुणाल को देखा तो उसने अपनी भौहें उठाई और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर कपूर से यहाँ मिलूंगा। तुम मुझे कैसे जानते हो? कुणाल ने पूछा। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, यह मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट यह है कि मिस्टर कपूर इस टाइम पर मल्होत्रा मेंशन के बाहर क्या कर रहे हैं? कुणाल ने मुंह फेर लिया और कहा, क्या यह सवाल मुझे तुमसे नहीं पूछना चाहिए था? तुम इस समय मेरी गर्लफ्रेंड के घर के बाहर क्या कर रहे हो? उस आदमी ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, मिस्टर कपूर किसको अपनी गर्लफ्रेंड बता रहे हैं? कीर्ति मल्होत्रा या फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड? कुणाल ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और सामने वाले आदमी को घूरता रहा। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मुझे इस तरह मत घूरो। तुम्हारा घूरना मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाता है जो कभी मेरे बहुत करीब था। कीर्ति मल्होत्रा मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर तुम यहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा से मिलने आए हो तो सिद्धार्थ भाई अभी घर पर नहीं है, इसलिए तुम अभी जा सकते हो, कुणाल ने कहा। वह अपने में आदमी मुस्कुराया और कहा, ठीक है, तो मुझे मिस्टर कपूर को उसके नए रिलेशनशिप के लिए कांग्रेचुलेशन कहना चाहिए, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मिस कीर्ति मल्होत्रा बहुत किस्मत वाली हैं कि आप यहाँ पर टाइम पर पहुँच गए। कुणाल ने मुंह फेर लिया और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे लगता है कि मिस्टर कपूर मेरी बात का मतलब समझने के लिए काफी स्मार्ट हैं। उस आदमी ने पीछे मुड़कर अपनी कार की ओर चलने से पहले कहा। कार के अंदर सर, आप चाहें तो हम उस लड़के से आसानी से निपट सकते हैं, सबऑर्डिनेट ने कहा। विशाल मुस्कुराया और कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, वह बूढ़ा आदमी मुझे मार डालेगा अगर मैं उस लड़के के बाल भी छूता हूँ। सबऑर्डिनेट ने अपनी आंखों को छोटा किया और कहा, लेकिन सर क्या मिस आराध्या भी कपूर फैमिली का हिस्सा नहीं है? विशाल ने हंसते हुए कहा, हाँ, वह भी कपूर फैमिली का हिस्सा है, लेकिन अब वह मिसेस सिंघानिया है, इसीलिए अब वह सिंघानिया फैमिली का हिस्सा है। अब कीर्ति मल्होत्रा के बारे में क्या? सबऑर्डिनेट ने पूछा। हम कह सकते हैं कि वह बहुत किस्मत वाली है कि वह कुणाल कपूर की गर्लफ्रेंड है। हम उसे छू भी नहीं सकते। घर चलो, मेरी बेटी आज कंसाइनमेंट के साथ वापस आ रही है, विशाल ने कहा। सबऑर्डिनेट ने सिर हिलाया और ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा किया। कार के जाने के बाद कुणाल के दिमाग में उस आदमी के कहे हुए शब्द घूम रहे थे। वह आदमी उसे निगेटिव वाइब्स दे रहा था। मेंशन को देखते हुए कुणाल ने अपने होठों को थपथपाया। कुछ देर सोचते हुए उसने अपना फोन निकाला और सिद्धार्थ को कॉल किया। फ्लाइट लैंड करने के बाद वह सब अभी अभी कंट्री पर उतरे थे और हेलीकॉप्टर में बैठने जा रहे थे कि तभी सिद्धार्थ का फोन बजा। कॉल रिसीव करने के बाद सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन गहरे हो गए। उसे तुरंत वहां से ले जाओ और उसे सेव रखना, सिद्धार्थ ने कहा और फिर कॉल कट कर दिया। सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन से अचानक हुए बदलाव को देखते हुए रुद्र और सार्थक ने पहले ही गेस कर लिया था कि क्या हुआ होगा। आराध्या, तुम अंबिका और वैशाली के साथ अंदर बैठ जाओ, मैं 1 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा, रुद्र ने कहा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और वैशाली और अंबिका के साथ अंदर बैठ गई। सिद्धार्थ और सार्थक की ओर बढ़ते हुए रुद्र ने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
विशाल कभी कीर्ति को नहीं छुएगा, चाहे कुछ भी हो, रुद्र ने कहा। फिर आराध्या के बारे में क्या? क्या वह भी कपूर फैमिली का मेंबर है? सार्थक ने पूछा। और रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वह भी कपूर फैमिली की मेंबर है, लेकिन वह अब मेरी लाइफ और सिंघानिया फैमिली की बहू है। फिर सिद्धार्थ के कंधे को थपथपाते हुए रुद्र ने कहा, टेंशन मत करो, कीर्ति कुणाल के साथ सेफ है, मुझ पर भरोसा करो। सिद्धार्थ मल्होत्रा मेंशन से ज्यादा कपूर मेंशन के उसके लिए सेफ है। रुद्र सही कह रहा है, वैशाली के साथ अपनी पहली हॉलिडे को इस तरह बर्बाद मत करो। कुणाल कीर्ति का ख्याल रख सकता है, सार्थक ने कहा। उन सब की बात सुनकर सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। मल्होत्रा मेंशन जब कुणाल कीर्ति के रूम के अंदर आया तब कीर्ति अपनी नाइट क्रीम लगा रही थी और निशा बेड पर बैठी हुई थी। कुणाल, तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? कीर्ति ने पूछा। तुम्हारा सूटकेस कहाँ है? कुणाल ने पूछा। कीर्ति के वार्डरोब से कपड़े निकालते हुए उसने कहा, जब तक सिद्धार्थ भैया वापस नहीं आएंगे तब तक तुम मेरे साथ कपूर मेंशन में रहने वाली हो। इस पर बहस मत करो, क्योंकि मैंने पहले ही सिद्धार्थ भैया की परमिशन ले ली है। यह देख कर कि कुणाल कितना सीरियस था, कीर्ति ने उससे बहस नहीं करने का फैसला किया। ठीक है, कीर्ति ने कहा, कोई और चीज लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मैं तुम्हें खरीद दूंगा। कुणाल ने सूटकेस बंद करने से पहले कहा। लेकिन निशा के बारे में क्या? कीर्ति ने पूछा। हम उसे उसके घर छोड़ सकते हैं, कुणाल ने कहा। निशा ने अपने होठों को गोल किया लेकिन कुछ नहीं कहा। लेकिन कुणाल, तुम्हारे पापा के बारे में क्या किसी ने पूछा है? उसकी बात सुनकर कुणाल ने हंसते हुए कहा, वह तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे और साथ में सूरज अंकल भी, तुम्हें भी वह दोनों बहुत पसंद आएंगे। कीर्ति ने आह भरी और सिर हिलाया। आइलैंड। जब तक हेलीकॉप्टर आइलैंड पर उतरा तब तक लगभग सनसेट हो चुका था। हेलीकॉप्टर से जल्दी से नीचे उतरते हुए वैशाली एक्साइटमेंट में बोली, जल्दी जल्दी नीचे आओ, लगभग सनसेट हो चुका है। सिद्धार्थ ने आह भरी जब उसने देखा कि उसकी वैशाली कितनी क्रेजी है। आराध्या को अपनी ओर खींचते हुए रुद्र ने कहा, वह कह रहे हैं कि अगर एक कपल सनसेट के टाइम पर एक दूसरे को किस करते हैं तो वह हमेशा साथ रहते हैं। अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटते हुए आराध्या ने कहा, मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। आप मेरे हैं और जो मेरा है मुझे किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं है। अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखते हुए रुद्र ने अपना सिर नीचे किया और आराध्या के लिप्स से अपने लिप्स को टच किया। उनकी ओर इशारा करते हुए वैशाली ने कहा, देखो मिस्टर सिंघानिया कितने रोमांटिक हैं और तुम किसी काम के नहीं हो। सिद्धार्थ ने मुंह फेर लिया और कहा, अरे ऐसा मत कहो, सोचो इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता। वैशाली ने उसकी कॉलर पकड़ ली और अपने लिप्स को उसके लिप्स के ऊपर रख दिया। जब दोनों कपल सनसेट के सामने एक दूसरे को किस कर रहे थे, दूसरी तरफ अंबिका और सार्थक वहां पर खड़े बहुत असहज महसूस कर रहे थे। क्या तुम ट्राई करना चाहती हो? सार्थक ने पूछा। अंबिका, जो लगभग उसकी बातों से घुट गई थी, उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं थैंक यू, मेरा सूटकेस मेरे कमरे में ले आओ। सार्थक ने सिर हिलाया और चुपचाप उसके आर्डर को फॉलो किया। कुछ देर किस करने के बाद रुद्र आराध्या से दूर हो गया और उसके सिर पर किस करते हुए बोला, आई लव यू आराध्या। आराध्या मुस्कुराई और कहा, आई लव यू रुद्र। रुद्र मुस्कुराया और उसने ब्राइडल स्टाइल में उठाते हुए, इस बार मुझे कुछ रिचुअल को फॉलो करने दो। अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटते हुए आराध्या ने हंसते हुए पूछा, मुझे लगता है कि इसे हनीमून कह सकते हैं। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम एक रॉयल हनीमून कह सकती हो। मैं तुम्हारे साथ पूरे रिचुअल के साथ ग्रैंड वेडिंग करने के बाद तुम्हें हनीमून पर ले जाऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास पहले से ही आप हो, इसलिए मुझे एक ग्रैंड वेडिंग की जरूरत नहीं है, आराध्या ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं आराध्या, यह इम्पोर्टेंट है। मैं तुम्हारे साथ पूरे रिचुअल के साथ शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, आराध्या ने कहा। वह वास्तव में परवाह नहीं करती थी कि वह उससे शादी करता है या नहीं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह पहले से ही कानूनी रूप से विवाहित पति और पत्नी थे। सिद्धार्थ और वैशाली जो उनके बगल में चल रहे थे, उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगे। मैं बहुत खुश हूँ कि आराध्या ने उसे बेवकूफ की बजाय मिस्टर सिंघानिया से शादी की, वैशाली ने कहा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वह दोनों एक साथ कितने अच्छे और खुश लग रहे हैं। अपनी बाहों को उसकी कमर पर लपेटते हुए वैशाली ने कहा, और हम भी। सिद्धार्थ मुस्कुराया और कहा, आई लव यू टू, वैशाली ने कहा।
यह आइलैंड बहुत खूबसूरत है, आराध्या ने कहा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं है। उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए आराध्या ने कहा, अजीब बातें करना बंद कीजिए। यह आइलैंड सच में बहुत खूबसूरत है। हाँ, मैं कल तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। आज तुम थोड़ा रेस्ट कर सकती हो, रुद्र ने कहा। आराध्या ने अपने होंठ थपथपाए और कहा, क्या आप सिर्फ रेस्ट करना चाहते हैं? रुद्र ने अपनी भौहें उठाई और कहा, तुम्हें पता है मैं उसके लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। आराध्या ने हंसते हुए कहा, तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपने पेंट हाउस की ओर अपनी स्पीड बढ़ाते हुए रुद्र मुस्कुराने लगा। मुंबई। कीर्ति के सूटकेस को कार के अंदर रखने के बाद कुणाल कीर्ति के साथ साथ निशा को लेकर कार में बैठ गया। निशा को पीछे के सीट पर जाने से रोकते हुए कुणाल ने कहा, आप सामने क्यों नहीं बैठती? निशा ने अपना सिर हिलाया और जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। कुणाल ने कार में चढ़ने के बाद अपने ड्राइवर से प्राइवेसी पार्टीशन को नीचे करने के लिए कहा। जैसे ही ड्राइवर ने प्राइवेसी पार्टीशन नीचे की, कुणाल ने कीर्ति को अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, आज मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब जब तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी तो मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। उसकी तरफ देखकर कीर्ति मुस्कुराई और पूछा, क्या हम एक ही रूम में रह सकते हैं? कुणाल ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे भाई को तुम्हारा यह आइडिया पसंद आएगा। अपने निचले होंठ को काटते हुए कीर्ति ने कहा, उन्हें पता नहीं चलेगा। इसके अलावा मैं पूरी रात सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और कुछ नहीं। कुणाल ने आह भरी और कहा, ठीक है, हम एक रूम में रह सकते हैं। कीर्ति मुस्कुराई और सिर हिलाया। निशा, जो आगे की सीट पर बैठी थी, यह सुनने की बहुत कोशिश कर रही थी कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रही थी। लंबे समय से उसकी हरकतों को देख रहे ड्राइवर ने अपना गला साफ किया और कहा, मिस, यह साउंड प्रूफ कार है तो आप कुछ भी नहीं सुन पाएंगी। पकड़े जाने पर निशा का चेहरा लाल हो गया। फिर ड्राइवर को निशा ने उसे एक कमजोर मुस्कान देते हुए सिर हिलाया। काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद ड्राइवर ने कार को एक अंधेरे और बहुत जर्जर जगह पर रोक दिया। मिस, आपका घर आ गया, ड्राइवर ने कहा। निशा ने सिर हिलाया और कार से नीचे उतरकर अपने घर की ओर चलने लगी। निशा का घर कोई बड़ा घर नहीं था। इसमें 3 बेडरूम थे और सबसे छोटा बेडरूम उसी का था। कीर्ति जिस जगह पर बड़ी हुई थी उसके कंपैरिजन में यह कुछ भी नहीं था। इससे पहले कि निशा डोरबेल टच कर पाती, एक यंग औरत ने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ दरवाजा खोला। मैंने सोचा था कि तुम आज नहीं आ रही हो, वैसे भी जल्दी से अंदर आ जाओ, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, उस औरत ने प्यार से कहा। निशा ने आंखें मूंद ली और घर में घुस गई। उस औरत ने दरवाजा बंद किया और कहा, क्या तुम डिनर करना चाहती हो? मैंने आज तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है, मुझे भूख नहीं है, निशा ने कहा। ठीक है, तो मैं फिर तुम्हारे लिए या फ्रिज में रख देती हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप वह कर सकती हैं, निशा अपने रूम की तरफ जाते हुए बोली। उस औरत ने आह भरी और टेबल साफ करने लगी। तुम हमेशा उसके साथ बात करने की कोशिश क्यों नहीं करती, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि वह तुमसे बात करना पसंद नहीं करती, निशा के भाई नितिन ने अपनी वाइफ जूही से कहा, जो 7 मंथ की प्रेगनेंसी थी। जूही मुस्कुराई और बोली, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। नितिन ने आह भरी और कहा, अंदर जाओ और थोड़ा रेस्ट करो, तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए, या तुम्हारे और बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। जूही ने सिर हिलाया और पूछा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? नितिन ने मुंह फेर लिया और कहा, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? कभी नहीं, वह छोटी और भोली है, वह नहीं जानती कि अच्छा या बुरा में अंतर कैसे करना है, तुम उसे दोष नहीं दे सकते, जूही ने कहा। उसने तुम्हें और हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की है, तुम अभी भी उसकी साइड कैसे ले सकती हो? नितिन गुस्से में चिल्लाया। लेकिन जूही ने कुछ कहना चाहा। मेरी बात सुनो, तुम माफ करना चाहती हो या नहीं, या पूरी तरह से तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन उसने जो किया उसके बाद मैं उससे कभी माफ नहीं करूंगा, नितिन अपने रूम की ओर जाते हुए बोला। जूही ने आह भरी और अपने हस्बैंड के पीछे पीछे चली गई। कपूर मेंशन। जब कुणाल और कीर्ति कपूर मेंशन के बाहर पहुंचे तो कीर्ति बहुत घबराई हुई थी। उसका पीला चेहरा देखकर कुणाल ने हंसते हुए कहा, अब नर्वस होना बंद करो, सब कुछ ठीक हो रहेगा। कुणाल का हाथ कसकर पकड़ते हुए कीर्ति ने कहा, चुप रहो। कुणाल हंसता और उसे मेंशन के अंदर खींच लिया। जैसे ही वह दोनों मेंशन के अंदर गए, उन्होंने देखा कि नीरज जी और सूरज जी एंट्रेंस गेट पर उनका इंतजार कर रहे थे। जब कुणाल ने उन्हें बताया कि वह कीर्ति को घर ला रहा है,
तो नीरज जी और सूरज जी कीर्ति के वेलकम के लिए अरेंजमेंट करना शुरू कर दिए। वह अपनी बहू के वेलकम के लिए कोई भी कमी नहीं रखना चाहते थे। सूरज जी और नीरज जी ने जैसे ही कीर्ति को देखा वह दोनों हैरान हो गए। दूसरी तरफ कीर्ति ने जब उनका रिएक्शन देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। अपने हाथ की पकड़ मजबूत करते हुए उसने अपनी डरी हुई निगाहों से उन्हें देखा। इट्स ओके लुक देते हुए कुणाल ने कहा, पिताजी क्या हुआ? नीरज जी ने मुंह फेर लिया और कहा, आजकल मैं तुमसे कुछ नहीं कहता, इसका मतलब यह नहीं कि तुम जो चाहो कर सकते हो। सीरियसली कुणाल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम दोनों एक साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हो, सूरज जी ने कहा। कीर्ति तो उनकी बात सुनकर लगभग रोने वाली थी। उसने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन कह नहीं पाई। कुणाल ने मुंह फेर लिया और कहा, क्या क्या मैच? हम मैच क्यों नहीं करते? नीरज जी ने अपनी आंखें सिकोड़ दी और कहा, जाओ और अपने आप को आईने में देखो और फिर इस खूबसूरत लड़की को देखो। तुम किसी भी साइड से उसके साथ मैच नहीं करते हो। वह बहुत ब्यूटीफुल और क्यूट है, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। यू आर गुड फॉर नथिंग। कीर्ति जो अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थी, उसने आखिरकार अपना मुंह खोलने में कामयाबी हासिल कर ली। हाँ अंकल, प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी ताकि मैं कुणाल से मैच कर सकूं। मैं रुको, क्या तुमने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए क्या झूठ बोला? सूरज जी ने कहा। क्या तुमने उसे अपनी बैड हैबिट के बारे में बताया? नीरज जी ने पूछा। क्या तुमने उसे बताया कि तुम अभी 20 साल के हो लेकिन तुम अभी भी मछली नहीं खा सकते? सूरज जी ने कहा। क्या तुमने उसे अपने बारे में बताया? इससे पहले कि नीरज जी अपनी बात पूरी कर पाते, कुणाल ने उन्हें रोकते हुए कहा, ठीक है, अब आप दोनों रुको। आप दोनों मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मुझे इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते हो। कुणाल ने कहा, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। नीरज जी ने कहा, हाँ सीरियसली वह कितनी खूबसूरत है। और दूसरी तरफ तुम्हें देखो, सूरज जी ने कहा। उनका रिएक्शन देखने के बाद कीर्ति खुद को रोक नहीं पाई और जोर से हंस पड़ी। उसने सोचा था कि शायद नीरज जी उसे पसंद नहीं करेंगे। अब बहुत अच्छा, देखो वह हंस रही है, कुणाल ने कहा। सूरज जी ने एक्साइटमेंट में ताली बजाई और कहा, मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि फ्यूचर में मेरे पोता पोती कितने खूबसूरत होंगे। सूरज जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, उन दोनों के साथ हमारे पोता पोती बहुत प्यारी और खूबसूरत होने वाले हैं। कीर्ति शर्मा गई और अपना सिर नीचे कर लिया। कुणाल ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। किसने सोचा होगा कि उसके पापा ऐसे रिएक्शन देंगे। आओ बेटा अंदर आओ, नीरज जी ने कहा। कीर्ति मुस्कुराई और उनके पीछे चली गई। बेटा तुम सूटकेस लाओ, सूरज जी ने अंदर चलने से पहले कहा। कुणाल ने आह भरते हुए कहा, यह फैमिली हमेशा लड़कियों की साइड ही लेती है। अंदर तुम्हारा नाम क्या है बेटा? नीरज जी ने पूछा। मेरा नाम कीर्ति मल्होत्रा है, कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे तुम सिद्धार्थ की बहन हो? सूरज जी ने पूछा। कीर्ति ने सिर हिलाया। कीर्ति का सिर थपथपाते हुए सूरज जी ने कहा, कोई हैरानी की बात नहीं है कि तुम इतनी खूबसूरत हो। बेटा यह लड़का बहुत ज्यादा बेवकूफ है, अगर यह तुम्हें धमकाने की कोशिश करता है तो फिर तुम मुझसे आकर बताना, मैं उसका ख्याल रखूंगा। नीरज जी ने कुणाल की ओर इशारा करते हुए कहा। कीर्ति मुस्कुराई और सिर हिलाया। नीरज जी को देखने के बाद वह समझ गई थी कुणाल इतना हैंडसम क्यों है, लेकिन वह आंखें कुणाल की ऐसी आंखें नहीं थी। कुणाल की आंखें उसकी माँ की आंखों देखी थी। नीरज जी ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम्हें लगता है कि कुणाल हैंडसम मेरी वजह से है तो तुम गलत हो। या मेरी पत्नी की वजह से, वह मेरी बड़ी बेटी की तरह ही बहुत खूबसूरत थी। नीरज जी ने कहा, ठीक है अब चलो कुछ खा लेते हैं, बाद में बाकी बातें करना। सूरज जी ने कहा। कुणाल जो सूटकेस से जूझ रहा था वह चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अरे आप लोग कम से कम मेरा इंतजार तो कर सकते हो। इतना कहकर वह उनके पीछे दौड़ने लगा। आइलैंड यह बहुत खूबसूरत है, वैशाली ने कहा। क्या हम यहाँ रहने वाले हैं? आराध्या ने एक्साइटमेंट में पूछा। और रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, हाँ हम यहाँ पर रहने वाले हैं। सीरियसली यह जगह देखने में बहुत खूबसूरत है, अंबिका ने कहा। वह सब अभी न्यूली बिल्ट टेंट हाउस के सामने खड़े
खड़े थे या अंदर से और भी ज्यादा खूबसूरत है? सार्थक ने कहा। चलो अंदर चले, रुद्र ने कहा, आराध्या को अपनी बाहों में एडजस्ट करते हुए कहा। क्या मैं भारी हूँ? आराध्या ने पूछा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं तुम नहीं हो, मुझे लगता है कि तुम बहुत पतली हो, तुम्हें और ज्यादा खाना चाहिए। अपना सिर उसके सीने पर रखते हुए आराध्या ने जम्हाई ली और अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें फिर से नींद आ रही है? रुद्र ने पूछा। आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, हाँ मुझे लगता है, लेकिन मैं ठीक हूँ। हमारे वापस जाने के बाद तुम्हें हॉस्पिटल में चेकअप कराना चाहिए। इतना ज्यादा नींद आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। सार्थक ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि यह सीरियस मैटर है? रुद्र ने बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा। अंबिका और सार्थक ने सिर हिलाया और कहा, हाँ यह बहुत सीरियस हो सकता है। यह सुनकर रुद्र का चेहरा पीला पड़ गया। तुम लोग मेरे पति को इस तरह डराना बंद करो, आराध्या ने कहा। सार्थक हंसा, जबकि अंबिका ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? सार्थक ने पूछा। वह सब बात ही कर रहे थे, तभी व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने एक आदमी 3 मेड के साथ पेंट हाउस से बाहर आया। गुड इवनिंग सर और मैडम, मेरा नाम स्टीवन है और मैं हाउस कीपर हूँ। अरे स्टीवन, क्या तुम प्लीज हमारे बैग अंदर ले जाने में हमारी हेल्प करोगे? सिद्धार्थ वैशाली के साथ पेंट हाउस के अंदर जाते हुए बोला। मुझे उम्मीद है कि सब अरेंजमेंट कर ली गई है, रुद्र ने पूछा। रिलैक्स मिस्टर सिंघानिया, सब कुछ पहले से ही तैयार है, स्टीवन ने कहा। रुद्र ने सिर हिलाया और पेंट हाउस के अंदर चला गया और उसके पीछे पीछे सार्थक और अंबिका चले गए। पेंट हाउस का पूरा इंटीरियर बहुत मॉडर्न था। हर चीज का स्टाइल बहुत एक्स्ट्रा और ब्यूटीफुल था। पेंट हाउस में एक लिविंग रूम, एक किचन, एक जिम रूम था जो ग्राउंड फ्लोर पर था, जबकि 4 बेडरूम थे और 2 गेस्ट रूम ऊपर वाले थे। पहला वाला रूम सिद्धार्थ का था, दूसरा मेरा है, तीसरा अन्ना का, जबकि चौथा सार्थक का है। रुद्र ने कहा, अब हमें जाना होगा, मेरी वाइफ को नींद आ रही है, इसलिए हम तुम सबसे डाइनिंग टेबल पर डिनर टाइम मिलेंगे। रुद्र ने अपने रूम के अंदर जाते हुए कहा, मुझे इतनी भी नींद नहीं आ रही है जितना आपने कहा है, आराध्या ने कहा। रुद्र ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है। आराध्या मुस्कुराई और कहा, तो फिर मैं पहले शावर लूंगी। रुद्र ने सिर हिलाया और उसके साथ अपने रूम में चला गया। रूम के अंदर जाकर आराध्या सरप्राइज हो गई जब उसने देखा उस रूम को कितना एक्स्ट्रा एंड ब्यूटीफुल डिजाइन किया गया है। लेकिन जब उसने उस कमरे के अंदर एक बड़ी सी तस्वीर को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह उसकी और रुद्र की थी। वह यह सब कब किया? आराध्या ने पूछा। हमारी शादी के बाद। यू लाइक इट? रुद्र ने पूछा। आराध्या मुस्कुराई और कहा, आई लव यू हिम। उसे बेड पर बैठाते हुए रुद्र ने कहा, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, मैं 1 मिनट में वापस आ जाऊंगा। अंबिका मुस्कुराई जब उसने देखा कि उसके कमरे को कैसे डिजाइन किया गया है। वह चौंक गई जब उसने महसूस किया उसका कमरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा वह चाहती है। क्या तुम्हें अपना रूम पसंद आया? रुद्र ने पूछा। अंबिका मुस्कुराई और कहा, यह सच में बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मत कहो, सार्थक को थैंक यू कहना चाहिए, रुद्र ने कहा। यह सुनकर अंबिका मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं कहा। सार्थक ने ही डिजाइनर को तुम्हारे रूम को ऐसे डिजाइन करने के लिए कहा था। उसे वह सब कुछ याद था जो तुमने उससे कहा था और तुम्हारे हिसाब से ही उसने इस रूम को डेकोरेट किया था। रुद्र ने कहा, मैं उसे बाद में थैंक यू कह दूंगी, अंबिका ने कहा। जल्दी कह देना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जगह कोई और उसे थैंक यू कह दे, रुद्र ने कहा। मैं जल्दी बोल दूंगी, तुम टेंशन मत करो, अंबिका ने कहा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे 2 दिनों के अंदर कर लेना वरना मैं 200 मिलियन खो दूंगा। क्या? अंबिका ने पूछा। सिद्धार्थ और मैंने एक शर्त रखी थी कि अगर तुम और सार्थक 2 दिन के अंदर पैचअप कर लेते हो तो वह मुझे 200 मिलियन देगा, नहीं तो मुझे उसे 100 मिलियन देने होंगे, रुद्र ने कहा। तुम ऐसी चीजों पर कैसे शर्त लगा सकते हो? अंबिका ने पूछा। रुद्र ने अपना कंधा उचकाया और कहा, वेल मुझे 500 मिलियन दे दो, मैं आज रात ही उससे पैचअप कर लूंगी, अंबिका ने अपने चेहरे पर चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। रुद्र मुस्कुराया और कहा, मैं शर्त जीतने के लिए तुम्हें 500 मिलियन क्यों दूंगा, जबकि अगर मैं हार गया तो फिर सिर्फ मुझे 100 मिलियन ही देने होंगे। ओके, लेकिन मुझे पता है कि मिस्टर रुद्र सिंघानिया को हारना पसंद नहीं है, अंबिका ने कहा। रुद्र ने हंसते हुए कहा, यू आर राइट, जैसे ही हम घर पहुंचेंगे मैं तुम्हारे अकाउंट में 500 मिलियन ट्रांसफर कर दूंगा। अंबिका ने सिर हिलाया, रुद्र ने भी अपना सिर हिलाया।
और चला गया। कपूर मेंशन डिनर के टाइम पर कीर्ति नीरज जी और सूरज जी से बात करने में इतनी बिजी थी कि उसने कुणाल की तरफ देखा तक नहीं। कीर्ति का अटेंशन पाने के लिए कुणाल बार बार अपने गले को साफ करता रहा, लेकिन कीर्ति उसकी बचकानी हरकत को नजरअंदाज करते हुए बात करती रही। खुद को ऐसे इग्नोर होता देख कुणाल ने एक गहरी सांस ली और उठकर ऊपर चला गया। उसके जाने के कई मिनट बाद कीर्ति ने आखिरकार देखा कि कुणाल यहाँ पर नहीं है और पूछा वह कब चला गया। नीरज जी और सूरज जी ने हंसते हुए कहा, हो सकता है कि वह बेवकूफ लड़का अकेला महसूस कर रहा हो। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी जाकर उससे बात करनी चाहिए। हम कल बात कर सकते हैं, नीरज जी ने कहा। कीर्ति मुस्कुराई और सिर हिलाया। नीरज जी और सूरज जी बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि कुणाल की फैमिली कभी उसे इस तरह से वेलकम करेगी। कुणाल का रूम? कीर्ति धीरे से बोलो। राइट साइड का फर्स्ट रूम, सूरज जी ने कहा। कीर्ति मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया, फिर वहां से चली गई। आइलैंड। जब रुद्र वापस अपने रूम में आया तो उसने देखा आराध्या ड्रेसिंग टेबल के सामने अपना बाथरोब पहने खड़ी थी। रुद्र, हेयर ड्रायर कहाँ है? आराध्या ने पूछा। जब उसे एहसास हुआ कि रुद्र रूम में है, उसकी ओर चलते हुए उससे पीछे से गले लगाया और उसकी बॉडी पर हाथ फेरने लगा। उसके ईयर और लेग को किस करते हुए वह फुसफुसाया, तुम्हें पता है कि तुम अभी कितनी टेस्टी लग रही हो? उसकी ओर मुड़ते हुए आराध्या ने उसकी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें टिका दी और कहा, फिर आप मुझे क्यों नहीं खा जाते? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पहले नहा लेने दो। फिर आराध्या के होंठ पर किस करते हुए उसने कहा, मेरे लिए वेट करो और ड्रायर वार्डरोब में है। उसके शर्ट के पहले 2 बटन खोलते हुए आराध्या ने कहा, जल्द ही बाहर आ जाना, मैं आपका वेट कर रही हूँ। रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, 5 मिनट। फिर वह बाथरूम के अंदर चला गया। रुद्र के चले जाने के बाद आराध्या बिस्तर पर बैठ गई। साइड टेबल से रुद्र का फोन उठाकर उसने अपना फेवरेट गेम खेलना शुरू कर दिया। 5 मिनट के बाद जब रुद्र बाहर आया तो उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। जिस लड़की को उसने बस 5 मिनट के लिए रूम में छोड़ा था, वह अब अपने सीने पर रखे फोन के साथ गहरी नींद सो रही थी। रुद्र ने देखा उसके सोने की पोजीशन कितनी अजीब थी। उसका दाहिना पैर बेड पर था जबकि बायां पैर नीचे लटका रहा था। उसके बाल अभी भी खुले हुए थे। उसने अभी भी अपना बाथरोब पहना हुआ था। रुद्र ने आह भरी वार्डरोब से ड्रायर निकालते हुए उसने आराध्या को जगाया और कहा, आराध्या उठो, पहले मुझे तुम्हारे बाल सुखाने दो और फिर तुम सो जाना। आराध्या के जगने पर उसने अपनी आंखें मलते हुए कहा, उसने पूछा, क्या मैं फिर से सो गई? रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, शायद तुम थक गई हो, मुझे तुम्हारे बाल सुखाने दो और उसके बाद तुम सो जाना। आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन हम ठीक हैं, कोई बात नहीं, हम वह बाद में भी कर सकते हैं। रुद्र ने कहा। उसके कंधे पर सिर रखते हुए आराध्या ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या गलत है। मैं पूरी जर्नी के टाइम सो रही थी। मुझे लगता है मैं आपका वेकेशन खराब कर रही हूँ। रुद्र ने हंसते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, मुझे कुछ भी नहीं है। इस वेकेशन का पर्पज है रिलैक्स और एंजॉय करना। फिर भी आराध्या ने कहा, ज्यादा मत सोचो, पहले मुझे तुम्हारे बाल सुखाने दो, उसके बाद तुम थोड़ा आराम करो और डिनर रेडी होने पर मैं तुम्हें जगा दूंगा। रुद्र ने कहा। उसके बालों को सुखाने और उसके कपड़े बदलने में उसकी हेल्प करने के बाद रुद्र ने उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया और कमरे से बाहर निकल गया। कपूर मेंशन। कुणाल, क्या तुम यहाँ पर हो? कीर्ति ने कहा। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब कीर्ति ने कोई शोर नहीं सुना तो उसने जाने का फैसला किया। जब वह दरवाजे पर पहुंचने ही वाली थी, किसी ने उसकी कमर पकड़ ली और उसे कमरे की ओर खींच लिया और कीर्ति बोली, दरवाजा बंद करते हुए। कुणाल ने उसके बाल पर किस किया और कहा, तुमने मुझे आज इग्नोर कर दिया। उसके सीने पर मारते हुए कीर्ति ने कहा, तुमने मुझे डरा दिया। कीर्ति के नाक से नाक रगड़ते हुए कुणाल ने कहा, आई लव यू। कीर्ति ने हंसकर पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें मछली खाना नहीं आता? कुणाल ने आंखें घुमाई और कहा, मैं यहाँ रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हारी तरफ देखो। उसे दूर धकेलते हुए कीर्ति ने कहा, मुझे छोड़ो और मुझे देखने दो कि मेरे बॉयफ्रेंड का रूम कैसा है। कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं तुम्हें बिना किस किए जाने नहीं दूंगा। तो कीर्ति ने उसके होंठों पर किस करते हुए कहा, अब मुझे जाने दो, क्या तुम्हें लगता है कि यह काफी है? कुणाल ने पूछा। कुणाल, बेशर्मों की तरह बातें मत करो, यहाँ पर नीरज अंकल और सूरज अंकल भी हैं। कीर्ति ने कहा, वह ऊपर नहीं आएंगे? कुणाल ने कहा। कुणाल, कीर्ति ने कहा। कुणाल ने आह भरी और कहा, ठीक है, लेकिन रात में तुम कोई बहाना नहीं बना सकती। कीर्ति ने हंसते हुए कहा, हम देखेंगे।
मैं शावर लेकर आता हूँ, तुम बेझिझक किसी भी चीज को छू सकती हो, वैसे भी तुम्हारा फ्यूचर का रूम है, कुणाल ने वॉशरूम के अंदर जाने से पहले कहा। कुणाल का कमरा काफी बड़ा था, हालांकि रूम का कलर कीर्ति की पसंद के अनुसार नहीं था, लेकिन यह काफी पीसफुल लग रहा था। कुछ देर रूम को देखने के बाद कीर्ति ने अपने कपड़े अरेंज करने के लिए अपना सूटकेस खोला। कीर्ति ने मुंह फेर लिया और चिल्लाई, कुणाल तुम मेरा नाइट सूट पैक करना भूल गए। वॉशरूम से बाहर आकर कुणाल ने पूछा, क्या मैंने नहीं किया? नहीं, तुमने नहीं किया, अब मैं क्या पहनूं? कीर्ति बोलते बोलते रुक गई। जब उसने कुणाल का हाथ अपने बॉडी पर देखा, उसने बस एक टॉवल पहना हुआ था, उसकी बॉडी और बाल अभी भी गीले थे। इस टाइम वह बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहा था। मुझे लगता है कि मैं भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम आज रात मेरे कपड़े पहन सकती हो। हम कल वापस जाकर मल्होत्रा मेंशन से वह सब ले आएंगे। कुणाल ने अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछते हुए कहा, लेकिन कीर्ति उसे घूरती रही। कुणाल अभी उसके लिए एक फेवरेट हैम बर्गर की तरह लग रहा था और वह उसे खाने के लिए वेट नहीं कर सकती थी। कीर्ति तुम मुझे घूर क्यों रही हो? कुणाल ने पूछा। अपने दिल से सभी बेशरम ख्यालों को हटाते हुए कीर्ति ने कहा, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। सोफे पर टॉवल को रखते हुए कुणाल ने कहा, मुझे देखने दो कि मेरे पास कुछ है जिसे तुम पहन सकती हो। बस मुझे अपनी एक शर्ट दे दो, यह काफी होगा, कीर्ति ने कहा। कुणाल ने अपनी भौहें उठाई और कहा, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक शर्ट पहनना एक अच्छा आइडिया है। क्या तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे? कीर्ति ने उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, तुम नहीं जानती कि मेरी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, कुणाल ने कहा। कीर्ति मुस्कुराई और बाथरूम के अंदर जाते हुए बोली, हम देखेंगे आइलैंड। अभी लगभग चारों तरफ अंधेरा हो गया था और सार्थक अभी अभी शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकला था। बालकनी की ओर बढ़ते हुए उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई। जब उसने देखा कि अंबिका अकेले ही पेंट हाउस के बाहर टहल रही है, बिना कुछ सोचे सार्थक अपने कमरे से बाहर निकल आया। रुद्र से बात करने के बाद अंबिका को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। हालांकि उसने रुद्र से कहा था कि वह आज रात ही सार्थक के साथ पैचअप कर लेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह इसे कैसे करेगी। अंबिका ने सार्थक को कभी माफ कर दिया था जब सार्थक ने उसे सारी बात बताई और उससे माफी मांगी। हालांकि वह उसके साथ सब कुछ ठीक करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं थी, लेकिन जब सार्थक ने उसे दिल को भा लेने वाले शब्द कहे तो उसका दिल एक बार फिर उसके लिए खुल गया। जब अंबिका अपने ख्यालों में खोई थी, तभी सार्थक उसकी ओर दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, अन्ना रुको। उसकी ओर मुड़कर अंबिका ने आह भरी। वह बस उसके बारे में सोच रही थी और यहाँ वह उसकी ओर दौड़ रहा था। उसके सामने रुककर सार्थक ने पूछा, कहाँ जा रही हो? बस घूम रही थी, अंबिका ने कहा। क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? सार्थक ने पूछा। अंबिका मुस्कुराई और सिर हिलाया। काफी देर चलने के बाद वह दोनों एक बेंच के पास रुक गए। चलो यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, अंबिका ने कहा, जिस पर सार्थक खुशी खुशी राजी हो गया। रात में आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है ना, अंबिका ने कहा। अंबिका की ओर देखते हुए सार्थक ने कहा, हाँ यह बहुत खूबसूरत है। फिर काफी देर तक दोनों चुप रहे। जैसे ही सार्थक चुप्पी तोड़ने ही वाला था, अंबिका ने अपने हाथों को उसकी बाह पर टिका दिया और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। यह देखकर सार्थक जम गया। वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर कमजोर हो रहा है। जब अन्ना पहले के टाइम उससे कुछ कहना चाहती थी तो ठीक यही किया करती थी। सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था। उस टाइम जब हम साथ थे तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी, लेकिन अब मुझे देखो, मैं तुम्हारे बिना बात किए बिना देखो इतने सालों तक अकेली रही, अंबिका ने कहा। अंबिका, सार्थक कुछ कहता उससे पहले ही अंबिका ने हंसते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता इस तरह से खत्म हो जाए। तब जब मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचती थी तो उसने सिर्फ तुमसे अपने उस टाइम तुम्हारे साथ अपनी फैमिली बनाने के लिए सोचा था, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। अगर तुम चाहते तो आज हम दोनों साथ रह सकते थे। कुछ देर रुकते हुए अंबिका ने आगे कहा, मुझे पता है कि हमारा रिलेशनशिप अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी क्यों तुमसे प्यार करती हूँ। 7 साल पहले हमारे ब्रेकअप के बाद भी मैं तुम्हें नहीं भूल सकी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती थी, यहाँ तक कि तुम ही वह सब कुछ होने के बाद मुझे प्यार करना बंद क्यों नहीं किया।
हम दोनों के लिए 7 साल काफ़ी थे ताकि हम किसी और को ढूंढ सके और उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सके। अगर हम चाहते तो इन 7 सालों में किसी और से प्यार कर सकते थे, लेकिन हमारी तरफ देखो ना, तो हमने एक दूसरे से प्यार करना बंद किया और ना ही अपनी गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की। हम दोनों ने एक दूसरे से दूर रहने का फैसला किया, भले ही हम अंदर से इतने भी कितने टूट चुके हैं। इन 7 सालों में हमने क्या पाया है? सार्थक सार्थक हंसा और कहा, हम वाकई बहुत जिद्दी हैं। मैंने पिछले 7 सालों में कभी किसी और को ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जिंदगी और दिल में कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। वह जगह तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। अंबिका मुस्कुराई और बोली, मेरे दिल में भी सिर्फ तुम ही हो, लेकिन अगर फ्यूचर में तुम फिर से वही मिस्टेक करोगे तो मैं तुम्हें वहीं मार दूंगी और मैं फिर जाकर सागर से शादी कर लूंगी। सागर, क्या तुम सीरियस हो? अन्ना, तुम उस बच्चे एक्टर से शादी करना चाहती हो? सार्थक ने पूछा। अंबिका मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। जैसा कि इस आदमी से उम्मीद है, इसकी पूरी फैमिली में शायद इसका ही सबसे कम आईक्यू। अंबिका ने उसकी बाहों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, एक आह भरी और कहा, सीरियसली सार्थक, मुझे लगता है तुम्हें अपने आईक्यू पर काम करना चाहिए। क्यों? सार्थक ने पूछा। बेंच से उठकर अंबिका ने कहा, आई थिंक अबाउट इट। अंबिका के पेंट हाउस की ओर चलने के कुछ मिनट बाद सार्थक ने सरप्राइजली अपनी आंखें चौड़ी कर ली। डैम यू इडियट! सार्थक ने खुद को कोसा और अंबिका की तरफ दौड़ने लगा। अंबिका की ओर दौड़ते हुए सार्थक ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, तो क्या तुम मुझे एक और मौका दे रही हो? अंबिका मुस्कुराई और उसकी तरफ मुड़कर उसने सार्थक का कॉलर पकड़कर उसके होंठों पर किस कर लिया, उसके लोअर लिप्स। कुछ देर किस करने के बाद अंबिका ने उसका कॉलर छोड़ दिया और पेंट हाउस की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन सार्थक, जो इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, वह एक स्टैचू की तरह खड़ा रहा। कुछ देर अपने होंठों को छूते हुए उसने जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचा और फिर वह भी पेंट हाउस की ओर दौड़ पड़ा। पेंट हाउस के अंदर जैसे ही अंबिका पेंट हाउस के अंदर गई, किसी ने पीछे से उसे पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया और अचानक अपने लिप्स पर किसी और के लिप्स को महसूस करके अंबिका मुस्कुराई। उसे अपनी ओर खींचकर सार्थक भूखे जानवर की तरह उसके लिप्स को किस करने लगा। अंबिका ने अपनी बाहों को उसके गले में लपेटते हुए सेम पैशन के साथ उसे वापस किया। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, लेकिन लाखों के मिल जाने से उस एक की कमी पूरी नहीं होती। 7 साल सिर्फ वह दोनों ही जानते थे कि 7 साल तक वह एक दूसरे के बिना कैसे रहे। वह दोनों हर साल एक दूसरे को मिस करते थे। ऐसा कोई पल नहीं था जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को याद नहीं किया हो। अंबिका को ऊपर उठाते हुए सार्थक ने उसके पैरों को अपनी कमर पर लपेट लिया और उसके होठों को ऐसे किस करने लगा जैसे कोई फिक्र ही नहीं। उधर दूसरी तरफ जब बाकी चारों ने किसी की आवाज़ सुनी तो वह सब अपने रूम से बाहर आ गए, लेकिन बाहर आकर उन्होंने जो नज़ारा देखा उनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हे फ्रेंड्स, तुम बाकी अपने रूम में जाकर कंटिन्यू कर सकते हो, वैशाली ने खिलखिलाकर मुस्कुराते हुए कहा। वह उनके लिए बहुत खुश थी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ ने सरप्राइजली अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, इतनी जल्दी? सिट, मैंने अपने 200 मिलियन खो दिए। यह सुनकर उसके पास खड़े रुद्र ने हंसते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि जैसे ही हम वापस जाएं तुम मेरी वाइफ के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर दो। आराध्या, जो अभी अपनी गहरी नींद से जागी थी, वह यह सब देखकर अचानक रोने लगी। फिर उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि वह आखिरकार एक साथ हैं। मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। आराध्या को रोते देख वैशाली ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और कहा, सीरियसली आराध्या, हमारे वापस जाने के बाद तुम्हें अपना फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए। अपने हाथ को उसके कंधे पर रखते हुए रुद्र ने कहा, हाँ, हम लौटने के बाद हम रेगुलर चेकअप के लिए जाएंगे। उसके हाथों को थप्पड़ मारते हुए आराध्या ने कहा, आपको लगता है कि मैं बीमार हूँ? अगर आपको लगता है कि मैं बीमार हूँ तो मेरे पास मत आना। इतना कहकर वह वापस अपने कमरे में चली गई। उसे जाते देख रुद्र ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। वैशाली ने हंसते हुए कहा, मिस्टर, टेंशन मत कीजिए, मुझे लगता है कि उसे जल्द ही पीरियड आने वाले हैं।
यह सुनकर रुद्र ने हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। सिद्धार्थ हंसा और कहा, यार तुम्हारे हॉलीडे तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। फिर वह वैशाली के साथ अपने रूम में चला गया। उसकी तरफ देखकर रुद्र ने आह भरी और अपने रूम के अंदर चला गया। दूसरी तरफ सार्थक अंबिका एक दूसरे को तब तक किस करते रहे जब तक उनको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हुई। सार्थक ने अंबिका को छोड़ा और गहरी सांसें लेने लगा। फिर उसके नेक पर किस करते हुए सार्थक ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस बार कुछ भी गलत नहीं करूंगा। मैं यह भी कंफर्म करूंगा कि इस बार हम दोनों कुछ मिस्टेक ना करें, अंबिका ने कहा। अंबिका को और कसकर पकड़ते हुए सार्थक ने कहा, आई लव यू। अंबिका मुस्कुराई और बोली, आई लव यू मोर। उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाते हुए सार्थक ने पूछा, तुम्हारा रूम या मेरा रूम? अंबिका हंसी और बोली, इतना इनोसेंट मत बनो। 7 साल अन्ना मेरी बॉडी में जंग लग गया है। अंबिका ने अपने कमरे की ओर चलते हुए कहा। जंग? क्या तुम सच कह रहे हो? अंबिका ने पूछा। सार्थक मुस्कुराया और कहा, इसमें जंग लग गया है या नहीं, लेकिन तुम्हें यह जरूर पसंद आएगा। अंबिका ने उसके सीने पर मारते हुए कहा, बेशरम, मुझे बेशरम होने का पूरा हक है। तुम्हें पता है कि मैंने इन 7 सालों में तुम्हारे किसी भी अंग को छुआ नहीं। एक बिगेस्ट मिस्टेक है, मोहित ने कहा। तुम पागल हो गए हो मोहित, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। तुम वह मोहित नहीं हो जिस पर मुझे प्राउड था। मैं तुम्हारी गंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी माँ के साथ इस कंट्री को छोड़कर जा रहा हूँ। मिस्टर शर्मा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मोहित ने हंसते हुए कहा, हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप वहां नहीं जाना चाहते तो कौन आपका नया बिजनेस संभालेगा? मैं ठीक कह रहा हूँ ना डैड? मिस्टर शर्मा ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर घूरते हुए रहने के बाद मिस्टर शर्मा उसके कमरे से बाहर जाने लगे। हाँ, उन्होंने दूसरी कंट्री में अपना छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट किया था, क्योंकि उनके पास शर्मा इंटरप्राइजेज के बहुत कम शेयर थे। इसीलिए उन्होंने बैकअप के लिए अपना अलग बिजनेस स्टार्ट किया था। मिस्टर शर्मा के वहां से चले जाने के बाद मोहित ने अपना फोन निकाला और अपने असिस्टेंट का नंबर डायल किया। कल सुबह बोर्ड मेंबर के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करो, मोहित ने अपने असिस्टेंट से कहा। ठीक है सर। कुछ और? असिस्टेंट ने कहा। यह पता लगाओ कि आराध्या अभी कहाँ पर है, मोहित ने कहा और फिर कॉल कट कर दिया। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।